All right. Okay, I'm moving through my slides and अगर कोई भी query आप लोगों की होती है meanwhile, तो आप लोग chat box में mention कर सकते हैं और I'll be addressing some queries during the session and some I would be addressing at the end of the session. Feel free to ask during session if you are not comprehending anything. You are most welcome to just stop me right away and ask the questions. I would briefly like to introduce myself first. Okay, students, it's Kanza Fatma Mirza, and I am experienced of dealing with aspirants of comparative exam and those who are aspiring to or those who are planning to take IELTS exam, both academic and general, since 2016. And this is my interaction with Scholarship Hive, and here I have been hired as IELTS trainer, and I would be dealing you guys here as your IELTS instructor. And once again, please apprise me if my slide is visible to everyone by typing yes in the chat box so that I may start with it. All right, G. Thank you. Okay. So स्टार्ट हम करते हैं. मैं बायलिंगुअल रहूंगी थ्रू आउट माय सेशन, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको आज मैंने आईएलटीएस एग्जाम में, ऑब्वियसली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल दे आर अबाउट टू begin their preparation of this particular exam and they are not aware of the modules, they are not aware of the marking strategy, they might not be aware of the band strategy, कैसे स्कोर दिया जाता है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको असेस किया जाता है, क्या क्या वो मॉड्यूल्स हैं जिनको उन मॉड्यूल्स के अंदर फिर आगे क्या क्या सब कैटेगरीज है जिनको माइंड में रखा जाता है जब आपका एग्जामिनर आपको मार्क कर रहा होता है या ग्रेड कर रहा होता है. वो सब चीज़ें हम आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करेंगे और बहुत सी चीज़ें आपकी इस एग्जाम के बारे में भी क्लियर हो जाएंगी और उसके साथ साथ आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस इस बैच को ज्वाइन करने वाले जो स्टूडेंट्स उन्हें क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि उनको मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा एंड दे वुड बी in a position to decide whether or not to join me for this particular exam preparation or not. So what is this exam about? Most popular English language proficiency test for higher education and for global migration. चाहे आपने हायर एजुकेशन के लिए एमएस एमफिल पीएचडी के लिए अब्रॉड जाना है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, या फिर आपको कोई वर्क परमिट के लिए, वर्क वीजा के लिए जाना है, आपका जो सबसे ज्यादा रिकग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है दैट इज आइल्स, राइट. सो अब इसमें कैटेगरीज होती हैं जिनके हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, जनरल एंड एकेडमिक. और हमारे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं दे आर दे जस्ट वांट टू गो फॉर दैट एकेडमिक वन. व्हाई? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स, बल्कि 99% रेशियो उन स्टूडेंट्स की होती है जो स्टडी बेस पे आगे जाना चाह रहे होते हैं फॉर मास्टर्स, फॉर एमफिल, फॉर पीएचडीज एंड ऑल. सो एकेडमिक और जनरल को मैं आज के सेशन में डिस्कस भी करूंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है, लेकिन हमारा मेजर फोकस अगेन जो है वो एकेडमिक पे होगा. बट ऐसा नहीं है कि हम जनरल को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करेंगे. जहाँ जहाँ पे जो जो डिफरेंसेस आते हैं हमारे सेशन के दौरान भी हमारा जो बैच जब शुरू होगा तो उसमें भी आई वुड बी एक्सप्लेनिंग के कौन सी चीज़ डिफरेंट है और कौन सी उसमें स्पेसिफिक है. ओके, so let's talk about the general information first. This test is valid for 2 years. आज अगर आप ये टेस्ट दे रहे हैं और आपका रिजल्ट आउट हो रहा है तो वो 2 साल तक वैलिड रहेगा. उस टेस्ट, उस स्कोर को आप 2 साल तक यूज कर सकते हैं किसी भी एडमिशन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए. उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता. बैंड स्कोर जो है ये आपको जिस सबसेट या जिन मॉड्यूल्स की बेसिस पे दिया जाता है, जो एवरेज निकलती है वो 4 मॉड्यूल्स आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिनको आप अपने प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव मॉड्यूल्स भी कहते हैं. बैंड स्कोर जो है वो आपका 1 से 9 तक अलॉट होता है बेस्ड ऑन क्या क्या चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड इसमें कोई भी पासिंग या फेलिंग मार्क नहीं होता कि आप ये कहें कि अगर आपने ये कोई ऐसा ये कोई ब्लैंक छोड़ी है या उसका कोई रॉन्ग आंसर है तो वो देयर इज नथिंग लाइक पासिंग फेलिंग मार्क.
इसलिए ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी चीज जो है ना वहां पे ब्लैंक ना छोड़ के आए, जस्ट इन केस आपको नहीं भी आ रहा तो डोंट लीव इट ब्लैंक. Then comes test format. Now, if we talk about test format, as I mentioned, दो मॉड्यूल्स जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग है, they are same for both the general one and the academic one. But when it comes to reading and writing, तो उसमें आपके academic में और general में थोड़ी सी variations होती हैं जिनको मैं भी आपसे discuss भी करूंगी. आप अभी भी जहन में ये रखिए कि ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी बेस पे आपकी असेसमेंट होती है कि आप अंग्रेजी जुबान की जो आपकी नो हाउ है उसमें आप कितने पानियों में, इन सिंपल वर्ड्स. आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स राइटिंग स्किल्स कैसा, आपकी स्पोकन कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में. क्योंकि ऑब्वियसली आप अब्रॉड में किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज और कहीं पर नेटिव लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो उसमें आपका लैंग्वेज असेसमेंट एक बड़ा मेजर क्राइटेरिया होता है किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए. तो जब आप ये बात करते हैं कि असेसमेंट, लैंग्वेज की असेसमेंट, तो उसमें फिर इन 4 मॉड्यूल्स की बेस पर ही आपको एवेल्युएट करना होता है. इसको आप यूं देख सकते हैं कि दो स्किल्स होती हैं रिसेप्टिव स्किल्स और दो स्किल्स होती हैं प्रोडक्टिव स्किल्स. जब आप रिसेप्टिव की बात करते हो, रिसेप्टिव मींस रिसीव से निकला है ना ये वर्ड, तो कौन कौन सी वो स्किल्स हैं जो आप रिसीव करते हैं? आप लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में से रिसीविंग वाली या जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कोई दो स्किल्स मुझे बताइए काइंडली. टाइप इन द चैट बॉक्स. आई वांट टू मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव ताकि आप लोग सो ना जाएं. जी, एनीवन? हिंट मैंने आपको ये दिया कि दिस इज फ्रॉम रिसीविंग. तो क्या वो स्किल है जो आप रिसीव कर रहे हैं? यस, लिसनिंग, वेरी गुड. एंड द सेकंड वन? रीडिंग, गुड अरूबा. और दूसरा जो सेट हम इसमें डालते हैं वो है जी प्रोडक्टिव स्किल्स का. अब आप मुझे बताएं कि आपने ये जो लिसन किया कुछ भी और रीड किया कोई भी चीज को आपने, तो उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन स्किल्स को, दे आर योर प्रोडक्टिव स्किल्स. तो कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं? राइटिंग एंड स्पीकिंग, वेरी गुड. सो अब आपको ये वाली बात यहाँ पे करने का मकसद ये था कि आप इस बात को ना अपने जहन में बिठा लें. आज इस ओरिएंटेशन सेशन में आप कल को हमें ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप इस बात को कभी मत भूलिएगा कि इनका आपस में एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम स्पोकन ठीक कर दें, लेकिन लिसनिंग का हमारा कोई मूड नहीं है. अच्छा क्वालिटी कंटेंट सुनने की ना हमें आदत है और ना हमारा भी कोई प्लान है, तो स्पोकन बस हमारा जो है ना वो ठीक करा दें किसी तरह. इसी तरह से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम राइटिंग पे काम करना है बट रीडिंग का कोई शौक नहीं है, और ना ही रीडिंग स्किल्स हम डेवलप करते हैं, ना हमें किताब या कोई अच्छा कंटेंट पढ़ने की आदत है. तो आप इस चीज़ को आज जहन में बिठा लें कि जब तक आप अपनी जो आपकी ये रिसेप्टिव स्किल्स है ना इन पे काम नहीं करते, तो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स भी उस तरह से पॉलिश नहीं होती. तो इंशाल्लाह हमने जो आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, मैं भी आपको फॉर्मेट एंड जो प्लानर है वो भी शो करूंगी, उनमें कनेक्शन में हम मूव करते हैं. तो लिसनिंग के साथ रीडिंग कैसे अटैच हो रही है, उसके बाद रीडिंग के साथ राइटिंग कैसे अटैच हो रही है, लिसनिंग एंड स्पोकन, सॉरी, तो इसका एक कनेक्शन है. ठीक है, तो फॉर्मेट पे दोबारा मूव करते हैं. ये 4 मॉड्यूल्स हैं जिन पर आपको टाइमिंग मैंने बताई हुई है, 30 मिनट्स लिसनिंग के लिए आपको दिया जाता है. उसके टाइमिंग सब डिटेल्स हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं जी लिसनिंग से. मेरे लिए आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक ऑन band strategy and the modules and format particularly in today's session, ताकि आप लोग इसको फॉर्मली जो आपने जब इसकी प्रिपरेशन मॉड्यूल वाइज स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है ना वो आपके जहन में क्लियर तो हो ना कि आपका कौन सा मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और आपने उसे टैकल कैसे करना है. ठीक है जी, तो लिसनिंग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. लिसनिंग में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स होते हैं और आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दिए जाते हैं अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए. There are 40 questions in total in this particular module, and the type of questions can be multiple choice. It can be some matching, some diagram labeling, it can be some table or short answer question, it can be anything, right? So ये 30 minutes आपको उसको
सुनने के बाद एक्स्ट्रा 10 मिनट्स में आपको सिर्फ आंसर्स को ट्रांसफर करना होता है उस आंसर बुकलेट पे जो आपको दी जा रही होती है। अब ना क्वेश्चन राइजेस कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इनकी जो कोई ऐसी कैटेगरी है या ये सारे बस मिक्स फॉर्म में ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। इनके प्रॉपर पार्ट्स हैं। ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में आपके सामने आते हैं और उन पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अभी। As I said कि there are 40 questions, so the part 1 is having 10 questions. Now ये जो 10 सवाल हैं, ये जो these 10 questions mainly deal with the conversation between two people. आपको इसमें दो लोग बात करते हुए सुनाई देंगे, लेकिन किस चीज के ऊपर? वो कोई सोशल कॉन्टेस्ट हो सकता है, जैसे कोई मीटिंग हो रही है, कोई किसी जो है ना कोई न्यू जगह पर गया है, वहां पे दो लोग कोई डिस्कस कर रहे हैं। Two friends, they are discussing what they did on weekend, or one person asking another for a restaurant recommendation, or another person asking someone for some university or some scholarship recommendation. So there are two people conversing on some social context, and this portion is having 10 questions, right? So another context can be some transactional context, maybe booking a hotel room, maybe it's registering for a course, or maybe opening a bank account or something similar. So ये 10 क्वेश्चंस आपके दो लोगों के दरमियान में इन पर्टिकुलर डोमेन्स पर कन्वर्सेशन को डील कर रहे होते हैं, एंड दे डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एवरीडे सोशल कन्वर्सेशन एंड ट्रांजैक्शन। क्या आप एवरीडे जो डेली लाइफ है उसमें आप लोगों की, कल को आपको अगर वहां जाकर जरूरत पड़ती है बाहर, तो आपको इसको अंडरस्टैंड कर भी पाएंगे कि नहीं, सुन भी पाएंगे कि नहीं? तो ये इसलिए उन्होंने आपका ये मॉड्यूल डाला हुआ है, उसमें आपको अवेल्युएट करते हैं। देन मूविंग अहेड, पार्ट 2 में अगेन देयर आर 10 क्वेश्चंस, बट इसकी नेचर डिफरेंट है। जाहिर है 4 मॉड्यूल्स हैं, 40 सवाल हैं, तो चारों की नेचर डिफरेंट होती है और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करती है। नाउ पार्ट 2 इज हैविंग 10 क्वेश्चंस, इट्स अ मोनोलॉग, एक पर्सन बात कर रहा है। नाउ मेनली ये एक रफ हमने एनालिसिस जो डिफरेंट ब्रिटिश काउंसिल ने जो अपने डेटा हमें दिया हुआ है, या ब्रिटिश काउंसिल ने जो चीज़ें अपनी वेबसाइट पर दी हुई हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस पर दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मोनोलॉग या इस इन 10 क्वेश्चंस में कोई जनरल नॉन एकेडमिक टॉपिक पर बात हो रही होती है। ये इट कैन बी इंफॉर्मेशन अबाउट सम फैसिलिटीज, सम टिकट या टाइमिंग इंफॉर्मेशन, या कोई भी किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही है मे बी, राइट? सो part 2 is having a monologue discussion, or the person is maybe speaking on these non-academic topics. Then comes the third part. अब part में आपके पास अगेन 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस दफा आपके पास कॉन्वर्सेशन होती है 2 से 4 लोगों के दरमियान, और वो कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट एजुकेशनल या ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता है, एंड इट कैन बी स्टूडेंट डिस्कसिंग अ प्रेजेंटेशन टॉपिक, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में बी, or they may be asking questions to their instructor maybe, or professor discussing an academic topic in some session, right? Then comes the fourth part, which is having 10 questions, and again a monologue, but this time it's an academic one. कोई जो है ना एकेडमिक टॉपिक के ऊपर ये मोनोलॉग आपको सुनाया जा रहा होता है, और इसमें आपके पास कोई किसी फिश के किसी पर्टिकुलर पैटर्न का कोई बिहेवियर आ गया, कोई किसी शहर की हिस्ट्री आ गई, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर बात हो गई, ठीक है? So I would be briefing. There are in listening module, there are 40 questions in divided in 4 different parts with 10 questions each. Two of them are monologues, one academic, one non-academic. Two of them are discussions between 2 to 4 people, right? Am I clear till here? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में प्राइस कर सकते हैं ताकि मुझे गो अहेड मिल जाए। लिसनिंग मॉड्यूल के जो फॉर्मेट है दैट इज क्लियर, ओके परफेक्ट।
अब इसमें जो स्किल्स आपकी असेस होंगी, दैट दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन आइडियाज, दे मे बी रिकग्नाइजिंग ओपिनियंस, आप कितने अहल हैं, आपको समझ आ रही है बातों की, आपको ओपिनियन बिल्डिंग की समझ आ रही है, जो वहां पे कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं आप या नहीं। और जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है ना, वो पार्ट 1 से आगे 2 एंड देन 3 एंड देन 4, जैसे जैसे आगे मूव करते हैं वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम की है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल, after understanding the format comes the main thing, which is about tips and tricks to crack listening module। क्या वो चीजें हैं जो अभी ऑब्वियसली मैं आपको वो फुल एक जो हमारा सेशन है उसको डिटेल में तो मैं नहीं जा सकती, बट मैंने कुछ चंक्स जरूर आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज इस ओरिएंटेशन में रखे हैं, ताकि आपको जो है वो चीजें क्लियर हो जाएं जितना भी पॉसिबल हो सके। सो देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स व्हेन यू टॉक अबाउट लिसनिंग मॉड्यूल। सबसे पहली चीज ये है कि रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड वंस ओनली। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट द रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड वंस ओनली, यू विल नॉट हियर इट सेकंड टाइम। So you must practice completing a full listening test by listening only once before your test. You should do this a number of times. आप जब तक जो फाइनल एग्जाम है उसमें बैठते हो उससे पहले एटलीस्ट आपको जब भी प्रैक्टिस करना है लिसनिंग को, आपको उसको फुल मॉड्यूल को वंस ही सुनना है। ऐसा होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस सेशन में होते हैं तो आपके जहन में ये बात भी होती है कि अच्छा अभी तो चलो प्रैक्टिस चल रही है तो हम दोबारा सुन लेते, समझ नहीं आया। बाकी बात ठीक है कि आपको अगर समझ नहीं आया तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे, लेकिन आप उसको बजाय उसको कि बार बार स्टॉप करके रिवर्स करें, आप एक दफा वन गो में सुने, फिर दोबारा सुन लें उसी को अगेन वन गो में, बार बार सुनना, लेकिन उसका फ्लो नहीं तोड़ना, क्योंकि इससे आपको आदत, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपको जो है ना वो पता होगा कि भाई ये दोबारा प्ले हो ही नहीं सकती। आपका एक वो जो अटेंशन का लेवल है ना वो बिल्ड हो जाएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो बहुत जरूरी है कि आप फुल लिसनिंग टेस्ट को बार बार प्रैक्टिस करें। और हमारे पास इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट टू नो के हमारे जो ये है प्रैक्टिस सेशंस जो साथ साथ चलेंगे उसमें मैं आपको इसी तरह से इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस करवाऊंगी। फिर आपकी when you are developing skills and vocabulary, you might want to practice listening more than once. This is fine when you are in training, right? You will need to multitask. This means you must be able to read the questions, to listen for the answer and write down words all at the same time। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करती हो ना तो आपको समझ आने लग जाती है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट जो है वो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क अगर आप बैठोगे फिर तो आई कांट गारंटी योर सक्सेस। लेकिन हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो बार बार तो ये चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि आपने मल्टीटास्क कैसे करना होता है। एक चीज़ आपके कानों में जो है ना वो प्ले हो रही है, आपने उसको भी सुनना है, आपने उसे कॉम्प्रीहेंड भी करना है। यू आर सपोज टू लिसन टू योर आंसर्स एंड राइट डाउन द वर्ड्स एंड यू आर सपोज टू डू ऑल दिस एट द सेम टाइम, बिकॉज जो आपकी वो है रिकॉर्डिंग है दैट इज नॉट गोइंग टू प्ले चॉइस। देन प्रैक्टिस ट्रांसफरिंग योर आंसर्स टू द आंसर शीट एट होम बिफोर योर टेस्ट। फिर ये मैंने एक यहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है, मैंने डाउनलोड किया, मैं आपको भी दिखा भी दूंगी। और हम उसको जो है वो क्या कहते हैं, जब हम इसका सेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको, जब हम आंसर्स को डेवलप किया करेंगे तो आप उसी पर्टिकुलर आंसर शीट को ही यूज करके आंसर्स को प्लेस किया करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल एक वो लाइव वाला जो है ना वो आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए। तो आपने जब वैसे भी टास्क अपने अपने तौर पे खुद भी कुछ प्रैक्टिस करना है तो आपने उस आंसर शीट के प्रिंट्स निकाल के अपने पास रख लेने हैं और आपने उसी के ऊपर जो है ना उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल जितना आप लाइव के करीब, जितना आप रियल टाइम अपनी एवेल्युएशन अपनी करवाएंगे ना, उतना ही आपको जो अच्छे बैंड के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड यू शुड राइट आंसर्स ऑन द आंसर शीट यूजिंग योर पेंसिल। लेड पेंसिल जो है वो जब आप पेपर बेस्ड एकेडमिक आपका आइल्स एग्जाम दे रहे होते हो तो उसमें यू आर सपोज टू यूज पेंसिल, जो लेड पेंसिल है उसको आपने यूज करना होता है, नॉट द पेन। ठीक है जी, और यही काम आपने रीडिंग टेस्ट के लिए भी करना होता है। देन इफ यू डोंट नो एन आंसर, गेस। Always write something in the box on your answer sheet. Who knows, maybe your guess is right. अब इसमें दो ऑप्शंस है ना, एक चीज जब आपको आता है उसकी हम बात नहीं करें, जब आपको नहीं आता
तो दो ऑप्शंस हैं, या तो ब्लैंक छोड़ दें या कुछ गेस कर लें, कैलकुलेटेड गेस कर लें। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ कैलकुलेटेड गेस rather than leaving the box empty. Why? Because इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो खाली मत छोड़े। You can write your answers using capital or lowercase letters, लेकिन I would recommend you to go for the capital letters, क्योंकि उससे जरा आपकी स्पेलिंग कुछ बच्चों की होती है ना, ज्वाइनिंग में गड़बड़ कर जाते हैं, तो स्पेलिंग एरर जरा काफी ब्लंडर उसमें कॉज कर देते हैं, बिकॉज वो आपको कोई मार्क नहीं देता जब आप स्पेलिंग गलत लिख कर आते हो। तो अपनी हैंडराइटिंग की वजह से मार्क्स कटवाने से बेहतर है कि आप कैपिटल लेटर्स में आंसर्स लिखो, ताकि आपके कोई भी उसमें एम्बिगुइटी ना हो। Check the number of words you can have for your answer. Each time the question type changes, the number of words for the answer might change too. अब इसमें here is an example. No more than 2 words and or a number. कहीं पर तो उन्होंने खुद से वजाहत कर दी होती है कि 2 से ज्यादा वर्ड्स ना लिखें, कहीं पर आपको ग्रुप करना होता है, राइट? अब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन की हैं, इनको जरा देखिएगा। अब डेट है जैसे 1950, इसे आप नंबर कहेंगे, ये एक नंबर कंसिडर होगा। कोई लार्ज नंबर है तो वो वर्ड कंसिडर होता, अगर कोई हाइफोनेटेड वर्ड है तो वो भी एक ही लफ्ज कंसिडर होता। इसी तरह से अगर आप कोई नॉन हाइफोनेटेड वर्ड की बात करते हैं, टेनिस शूज, हाइफन नहीं है, तो ये 2 वर्ड्स कंसिडर होते हैं, कंपाउंड नाउन जिनको आप कहते हैं। ठीक है जी। सो ये इस तरह की चीजें हम मजीद भी जब हम मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे अपने सेशन में तो और डिस्कस करेंगे। ओके अब इसमें जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आता है कि प्रपोजिशंस को यूज करना या नहीं करना। देखिए इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द आंसर क्वेश्चन स्टेटमेंट। आपको खुद से गेस करना है। एक तो 2-3 केसेस है ना, एक तो उन्होंने कह दिया कि आप एक लफ्ज लिखें या 2 लफ्ज लिखें। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और उसमें आपको क्लियरली समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर आपको प्रपोजिशन की जरूरत है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर उन्होंने खाली प्लेस कहा है तो आप हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा वर्ड एट द हॉस्पिटल लिखें, बल्कि उसमें जो कंडीशन है कि आपको प्लेस कहा तो आप सिर्फ हॉस्पिटल लिखें, एट द हॉस्पिटल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट? इसी तरह से कभी कभी ऐसे होता है कि एट द जो है ना ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर होता है। आपने प्रपोजिशंस को चेक करना है कि अगर तो वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिए हुए हैं और ब्लैंक सिर्फ उस एक लफ्ज की दी हुई है, तो आप वर्ड को लिखेंगे। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने दी हुई है, द बेस्ट प्लेस टू मीट इज डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि हॉस्पिटल आएगा या एट द हॉस्पिटल आएगा। अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आप कोई प्लेस आइडेंटिफाई करें, अगेन इट्स ऑन यू कि आपको पता है आपकी सेंसेस आपको क्या कह रही है कि यहाँ पे वर्ड प्रपोजिशन के साथ आएगा या उसके बगैर आएगा, राइट? इसी तरह से स्पेलिंग, अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हो तो यू आर मार्क 0 फॉर दैट। आपको कोई मार्क नहीं मिलता, उसमें वो मार्किंग नहीं होती है। तो स्पेलिंग्स का बहुत खास ख्याल आपने रखना होता है। You must have the correct spelling to get a point and have the answers marked correct. Don't worry about spellings while you are listening, because you don't have time to concentrate on spelling. You need to concentrate on listening to the recording and following the questions. उस टाइम पर जब आप कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना, उस टाइम पर आपने बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखना। उसमें सारा फोकस आपका इस चीज पर होना चाहिए कि आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं। अब बहुत दफा ऐसे होता है कि कोई नंबर दिया जाता है कि कोई ऑपरेटर है और वो कह रहा है कि अच्छा जस्ट टेल मी द नंबर, कैन यू प्लीज गाइड मी विद द कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्टर। तो वो जो भी ऑपरेटर है, ही वुड बी सेइंग इट एज इफ लाइक once 097645, और उनका एक्सेंट ऑब्वियसली दैट इज क्वाइट डिफरेंट। सो अब उसमें वो लंबा सा जो नंबर है, मोबाइल नंबर है या जो भी डिटेल्स है, वो एक ही दफा में बोल रहा है। अब आपको, आपके पास लेड पेंसिल है, आंसर बुकलेट के पास आपके वो भी है, एक्स्ट्रा पेपर भी है, उसके साथ साथ उस नंबर को नोट करते जाए, क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको तब अंडरस्टैंड आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों को एक मॉक से निकाल दिया जाएगा, आप लोगों को के साथ स्ट्रैटेजीज शेयर कर दी जाएंगी। अगर आप ब्लाइंडली जाके बैठेंगे तो ऑब्वियसली ब्लंडर करके आएंगे कोई ना कोई। Okay, this was about a bit about listening module.
I hope it makes sense. And if yes, then please let me know. Shall we move to the reading section? All clear? Okay. Now, reading section is it have the time limit. If we talk about the timing, it's 60 minutes and no transfer time. 40 questions are there और 3 sections होते हैं उसमें. इस वर्ड लिमिट की रेंज में आपके पास जो है वो चीजें वो पैसेजेस आते हैं. ठीक है जी. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगेन उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ मैचिंग हो सकती है, कुछ इंडिविजुअल उसमें आपके जो राइटर के कुछ व्यूज हैं, क्लेम्स हैं, उनको आपने ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन की फॉर्म में मेंशन करना होता है, या आपको जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन देखनी होती है या समरी कंप्लीशन देखनी होती है. राइट. सो अब एकेडमिक रीडिंग टेस्ट में आपके पास ज्यादातर जो है वो टेक्स्ट जो है वो ऑथेंटिक होते हैं या बुक्स से लिए गए हुए होते हैं या जर्नल से लिए गए हुए होते हैं, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से. इस तरह से जो है डिफरेंट सोर्सेज से वो लिए जा सकते हैं और लेंथ उनकी इतनी ही होती है जो रेंज आपके सामने गिवन है. Written for non-specialist audience and are on academic topics of general interest. उसमें कुछ नॉन स्पेशलिस्ट ऑडियंस के लिए ही वो लिखे जा रहे होते हैं. उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता कि आपको समझ ना आ रहा हो. टेक्स्ट रेंज जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, दैट कैन बी फैक्चुअल एज वेल, राइट, दैट कैन बी डिस्कर्सिव, एनालिटिकल, एंड इट मे कंटेन non-verbal material such as diagrams as well. तो उसमें आप academic की अगर आप बात करते हैं. And general में you have that the first section contains around 2 to 3 factual text, fact based जिसे कहते हैं. ठीक है जी. और इसमें आपके everyday life से relevant topics होते हैं. And then section 2 में आप जब जाते हैं तो it contains 2 factual text focusing on work related issues. सेक्शन 3 में कोई लंबा सा एक नोट आपको मिल जाता है जनरल ट्रस्ट का. एंड देन फोर्थ में आपको अगेन एड्स, कंपनीज के कोई हैंडबुक्स या बुक्स, मैगजीन्स वगैरह से कोई ना कोई उन्होंने ऑथेंटिक पीस उठाया हुआ होता है. ना इसमें आपका जो स्किल्स असेस की जाती हैं कि आप अपना उसका जो एक कह लें कि बर्ड आई व्यू लेने में कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, जिसका द वेरी जस्ट ऑफ इट को अंडरस्टैंड करने में आप कितने कॉम्पिटेंट है. क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, जब when we talk about reading skills, just a second please. Okay, so when we talk about reading skills ना, तो उसमें आपके पास इतनी डिटेल रीडिंग का टाइम नहीं होता आपके पास. उसमें आपको बहुत से स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाने पड़ते हैं. और अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिस भी करवाने लगी हूँ, तो रेडी हो जाएं आप लोग जरा. आपको बर्ड आई व्यू लेना आना चाहिए, आपको स्किमिंग स्कैनिंग टेक्निक आनी चाहिए. ठीक है. आपको मेन आइडियाज को रीड आउट करना विद इन द लाइंस आना चाहिए. ठीक है. और उसी में फिर आपको डिटेल निकालना, अंडरस्टैंड करना कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिलेगी. ठीक है जी. तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए. अगर आपको स्किमिंग नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं, मैं आई वुड लाइक कि आप लोग ये जो फर्स्ट 2-3 लाइंस हैं या ये जो आपके सामने पैराग्राफ है, इसको जरा रीड डाउन करें इन स्किमिंग स्कैनिंग वे, कि आप उसका जो मेन आइडिया है वो एक पहले क्विक सा बर्ड आई व्यू दें. आप इसको बर्ड आई व्यू देने के बाद आप इसको जरा कॉम्प्रीहेंड करें. पहले एक दफा बर्ड आई व्यू दें, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी. मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ स्किमिंग वाली. आपने बर्ड आई व्यू दिया, आपको समझ आ गई इट्स अबाउट लाइफ ऑन अर्थ. एक जरा क्विक सा एनालिसिस दिया आपने, कहा अच्छा यहाँ पे इतने मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इसमें डिफरेंट ग्लोबल टेम्परेचर्स हमें मिलते हैं. सेकंड में ये कहा, थर्ड में उसने उसके फॉसिल्स की बात कर दी है, फोर्थ में उसने उसकी जो बायोलॉजिकल एक रेप्लिकेशन है उसकी बात कर दी है. ठीक है. तो अब जरा क्विकली आप ये बर्ड आई व्यू देने के बाद क्वेश्चंस पर आ जाए कि उसने आपसे पूछा क्या. ये फर्स्ट वाले को जरा पढ़े. The world has been developed and changed by dash for over 3.8 billion years. अब क्योंकि फर्स्ट है तो ऑब्वियस है कि अभी आपने एक दफा इसका जब आपने बर्ड आई व्यू लिया,
आपको आइडिया हुआ कि मैंने ऐसा कुछ पहले 1-2 पैराग्राफ्स में पढ़ा है कहीं पर। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज पे जाएं और आप उतने ही पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर एरिया की सिर्फ रीडिंग आप दोबारा करें। एक अगेन मैं स्लाइड पे मूव करी, इसको नोट कर लें बेशक ब्लैंक को। द वर्ल्ड हैज बीन, स्क्रीनशॉट लें इसका या इसको नोट कर लें। द वर्ल्ड हैज बीन डेवलप्ड एंड चेंज्ड बाय डैश फॉर ओवर 3.8 बिलियन years. Now read it and find the answer. And comment the answer in chat box. Everyone, please. Comment the answer in the chat box. आप में से किसी ने hand raise किया हुआ है यहाँ पर ब्लैंक दोबारा दिखा दूं आप लोगों को, क्योंकि आंसर आप लोग करेंगे तो फिर विल बी मूविंग अहेड. कम ऑन स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टास्क. अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी है पूरे सेशन में. एक्टिव हो जाए तो मैं नाम लेके अपने बुलाना शुरू करूंगी. मैं दोबारा से आपको पूछ रही हूँ. द स्टेटमेंट इज, the world has been developed and changed by dash for over 3.8 billion years. और इसका जो आंसर है that is in first paragraph. Now I'm shifting to the paragraph again. Life on Earth started around 3.8 billion years ago and has since evolved and diversified through the process of natural selection to be adapted to almost every environment possible. हाँ जी. No one? They are sending in text in chat, if you can see. Natural selection. Why can't I see that? Let me refresh. Yes. Okay, got it. So, natural selection, process of natural selection. Okay, fine. Thank you, Taiba and Hamza and this बाकी स्टूडेंट्स इन्होंने इसको मेंशन किया है. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, आप लोगों ने कुछ ने कहा द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कुछ ने कहा नेचुरल सिलेक्शन. मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही हूँ कि अब देखिए मैंने यहाँ पे जो आंसर प्लेस किए ना, देखिए यहाँ पर दिस स्लाइड, नेचुरल सिलेक्शन, डेवलप्ड एंड चेंज्ड, evolved and diversified. ठीक है, क्योंकि it's evolved and it's diversified, तो आपको खुद से आइडिया हो रहा है कि वो प्रोसेस वाली बात ऑलरेडी इसमें आ गई. So you'll not be saying it natural selection process or the process of natural selection. आपको जो ब्लैंक है ना, वो ऑलरेडी बता रही है कि यहाँ पर क्या चीज फिट आ रही है. The world has been developed and changed by natural selection for over 3.8 billion years. राइट. सो बहुत सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट क्लियर कर देती है कि आपको पूरा जुमला यहाँ या पूरा फ्रेज यहाँ पे फिट करना है या वो पर्टिकुलर टर्म आपको यहाँ पर फिट करनी है. इसी तरह से आपके पास बाकी 3-4 एग्जांपल्स भी हैं. विल बी मूविंग अहेड. थर्ड मॉड्यूल, द राइटिंग वन. अब राइटिंग मॉड्यूल में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं. एकेडमिक की मैं बात अगर करूं तो उसमें 2 टास्क कौन कौन से होते हैं, वो बल्कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर भी बात करते हैं. देयर आर 2 टास्क and we have 60 minutes for that.
और उसमें जो अगर आप एकेडमिक की बात करें तो टास्क 1 में आपको कोई ना कोई टेबल, कोई पाई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई डायग्राम गिवन है एंड यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर इनटू इन द वर्ड्स ऑफ योर ओन। और टास्क 2 में आपको एकेडमिक में एक प्रॉपर ऐसे दिया जाता है जिसमें आपको या तो कोई ओपिनियन पूछा जा रहा होता है या कोई आर्गुमेंटेशन की बात की जा रही होती है या आपको एग्री और डिसएग्री करना होता है, ठीक है, आपको कोई उसमें एक्सप्लेनेटरी नोट देना होता है। तो इन सब के जो वैसे तो एक जनरल स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं ऐसे राइटिंग में तो वो तो सेम है। आपको एक ओपनिंग पैराग्राफ चाहिए, उसमें एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है कैची सी जिसको आप अपना टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद दो मेजर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको आगे जाके आपने 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करना होता है और लास्ट वन आपका कंक्लूसिव या कंक्लूजन कहा जाता है। तो एकेडमिक में हमेशा आपको मेजर वेटेज टास्क 2 को देनी चाहिए बिकॉज इसमें 70% के करीब जो वेटेज है वो इसका है और बाकी जो थोड़ा वेटेज है वो टास्क 1 का है जिसमें आपको चार्ट्स वगैरह को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है जी, मार्क्स और वर्ड लिमिट भी दोनों की डिफरेंट है। टास्क 1 आपको अराउंड 150 वर्ड्स में देना होता है, टास्क 2 अराउंड 250 वर्ड्स में देना होता है, तो वैसे भी टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड है उसमें। जनरल में आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट होता है और जो उसमें आपका जो ग्राफ को एक्सप्लेन करने की बजाय लेटर राइटिंग का काम दिया जा रहा होता है। ठीक है जी, तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो 150 वर्ड्स एज आई स्टेटेड अराउंड आपके पहले वाले में और जो ऐसे अराउंड 250 वर्ड्स और वेटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स टास्क 2 की ज्यादा होती है तो इसलिए आपको टाइम भी उसको अराउंड कहा जाता है कि 20 मिनट में पहला टास्क आप अपना कर लें और वो हो जाता है। सामने डायग्राम होती है आपको, उसकी अगेन टेक्निक्स होती है, पाई चार्ट की अलग टेक्निक है, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, उन सबके कुछ पर्टिकुलर हर एक का एक टूल एंड टेक्निक होता है कि इस तरह से आपको लेकर चलना है। तो उसमें फिर आप जो है ना 20 मिनट में वो आप कर लेते हैं और मेजर वेटेज जिसका है वो 40 मिनट्स कम से कम उसको आप दें जो आपका पार्ट 2 होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, नाउ स्किल्स असेस्ड, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी, वोकैबुलरी, ग्रामर। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, मैं इनको डिटेल से भी एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके जब मैं बैंड स्ट्रेटेजी। मुझे सबसे ज्यादा जो अपने ओरिएंटेशन सेशंस में चीज पढ़ा के जो मुझे खुद से एक होता है ना कि ये सबसे ज्यादा डिमांड इस बात की थी वो है स्कोर। स्कोर को पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या करेंगे तो बैंड अच्छा आएगा, क्या ब्लंडर करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, कितने क्वेश्चंस अच्छे और ठीक हो जाएंगे तो कितने बैंड्स आ जाएंगे। ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी, क्योंकि यूजुअली ये नहीं बताई जा रही होती, ना ही स्टूडेंट्स खुद से बॉदर कर रहा होता है इसे देखने का। स्पीकिंग के बाद हम उस पर मूव करेंगे बैंड स्ट्रैटेजी पे। ओके, सो 11 से 14 मिनट्स आपके पास होते हैं। सबसे मजे का ये माय पर्सनल फेवरेट अगर आप पूछें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 3 to 4 मिनट्स। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला पार्ट ना यूजुअली कॉमन होता है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, तो स्टूडेंट को लगता है कि वो अपने बारे में अपने इंट्रोडक्शन के बारे में ना रट्टा लगा के चला जाएगा तो वो कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि याद तो हमने कर लिया लेकिन वहां जाके हमने वो ऐसे नहीं करना कि वो एक टेप चला दी और बस वो एक स्विच ऑफ होगी तो या एग्जामिनर खुद कहेगा कि बेटा बस करो बहुत हो गया तो फिर ही हम चुप करेंगे। आपने हर एक स्टूडेंट जो है ना वो रटी रटाई चीज को एज इज बोलकर ये शो नहीं कर सकता कि उसने वो ऑन स्पॉट बोला है। तो ये लर्न करने वाला तो एक चीज जो है ना मैं बिल्कुल भी आपको नहीं अलाउ करूंगी। अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चंक्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं। क्या कहा वैसे ये जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाना कौन सा मुश्किल बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान जब अपने बारे में वाकई सोचता है ना वो फिलोसॉफिकल हो जाएगी बात थोड़ी, लेकिन अपनी जात का इंट्रोडक्शन करवाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है आई बिलीव। खैर, कमिंग बैक टू आइल्स, यहाँ पर आपको पार्ट 1 में अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ यू कैन से क्वेश्चन द एग्जामिनर इज ऑफरिंग। पार्ट 2 में आपके पास एक लॉन्ग टर्म एक टास्क दिया जाता है जिसमें आपको यू आर गिवन अ कार्ड एंड यू आर गिवन 1 मिनट टू प्रिपेयर इट। आप उस पर कोई की नोट लिखते हैं जो भी वो टॉपिक
आपको देता है वो 1 मिनट में आप उसको तैयार करते हैं और कैंडिडेट टॉक्स फॉर 1-2 मिनट्स ऑन दैट एंड देन एग्जामिनर आस्क्स द कैंडिडेट 1 to 2 more questions on the same topic. एंड देन कम्स पार्ट 3 जो आपका वो क्यू कार्ड वाला जो पार्ट 2 है ना, उसी के एक्सटेंशन में वो आपसे मजीद डिटेल फर्दर डिस्कशन करता है. So there are 3 parts. Number 1 is introducing yourself. Number 2 is a cue card जिसमें एक टॉपिक और एक पेपर और एक पेन दिया जाता है आपको. 1 मिनट के लिए आप उसको नोट करते हैं. उसके बाद जो सवाल उसने दिए हुए बेस्ड ऑन दैट आप उसको आंसर करते हैं. एंड देन थर्ड वाला उसी के एक्सटेंशन में मजीद आपको वो पूछ लेता है कि डिस्कशन काइंड ऑफ वो आपसे जनरल करता है कि आप मजीद इस बारे में क्या जानते हैं. अब यहाँ पे ना मैंने जो कंटेंट और जो आप कह लें कि नॉलेज है ना, वो जज नहीं हो रही होती आपकी. आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने आपको पूछा कि भाई आप मुझे बता दें, वैसे तो वो टॉपिक वैसे बहुत जेनेरिक होते हैं, बहुत साइंटिफिक या बहुत टेक्नोलॉजिकल नहीं होते कि पता ही ना हो आपको. लेकिन अगर कोई ऐसी बात पूछी भी है ना, तो उसमें आपको ये नहीं, ओपिनियन नहीं आपका जज होगा कि अच्छा आपने ये कहा तो ये क्यों कहा आपने, ये तो बात आपका व्यू ही बहुत खराब है या तो मेरा पसंद का नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है. ना कंटेंट के कोई मार्क्स होते हैं ना आपके ओपिनियन के कोई मार्क्स होते हैं. जो डिलीवरी है ना आपकी कितनी रेलेवेंट है, आप उसके फॉर जा रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसमें उससे कोई और डायमेंशन निकाल रहे हैं, आप कितना रेलेवेंट रह रहे हैं, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी कितनी है, आप कितना एक्यूरेट है, ये चीजें जज हो रही होती है. ठीक है. तो मैं बैंड स्ट्रैटेजी और हमारी ओरिएंटेशन के दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव करने से पहले छोटा सा एक टास्क आप लोगों को देना चाह रही हूँ. लिसनिंग जो है हमारी उसकी बेस पे, या सॉरी ये स्पीकिंग के बेस पे, स्पीकिंग टेस्ट का जो पार्ट 1 है उसकी बेस पे, आई वुड लाइक यू ऑल, नॉट यू ऑल बट anyone voluntarily who may just unmute himself or unmute herself and introduce. सॉरी, अगर आप लोग हैंड रेज कर दें कोई तो मैं उसे जो है अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट को मैंने म्यूट किया हुआ आप लोग पहले या श्योर आप लोग पहले हैंड रेज कर दीजिए या आप चैट बॉक्स में लिख दें कि आप में से कौन इंटरेस्टेड है जो इंट्रोडक्शन में जाना चाहेगा. अपने हमें जस्ट 30 सेकेंड्स का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज. सर ये एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया यहाँ पर. हमारा आपको मैंने अलाउ कर दिया माइक, अगर आप. जी हमारा, over to you. Hello, am I audible to all of you? Yes, you. Well, I am Amara Afzal and I have just completed my Form D from the University of Faisalabad, and furthermore now I am thinking of taking enrollment in my master's degree from some foreign country, and according to my parents' preference, they want me to move towards a European country, so I'm looking forward to prepare IELTS. Okay, that's wonderful, Amara. Thank you for introducing yourself. Anyone else voluntarily? Asadullah, I think your mic is on. I am audible? Yes, you are. Assalamu alaikum, and I am very thankful to all of you that you have given me an opportunity. Myself, Asadullah, I am the Department of Electrical Engineering, Vijay Multan. Currently, I have done my bachelor major in power engineering. Now, I am working on a research paper which is based on design and analysis of high-gain DC-to-DC boost converter with low components. I am also engaged with the Fellow of Amal Fellowship, where I have learned and explored my professional skills like teamwork, leadership, communication skills, etc. And also I have applied for the internship in Melco Multan, where I want to explore and to apply my skills in the maintenance and also for the distribution of transformer. So that's all about me. Okay, thank you, Asad. I'm happy and I'm very glad at the same time that I'm having an audience who is quite enriched and well versed with the spoken. And thank you very much for those of you who introduce yourselves.
And inshallah, when we'll be dealing with I would be dealing with you all or some of you in my regular session, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपको किस एक्सटेंट तक अपने आप को रिड्यूस करवाना होता है, लिमिट क्या होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, कितना लेंथी कितना अपने आप को लिमिटाइज करना है और कितना बताना है और कितना नहीं बताना. We would be discussing all these things in the regular session, inshallah. Now that was just a quick activity to boost your energies and to boost your confidence level up. Moving towards another segment of today's orientation, which is very important to know, and that is about band scores and how can you assess or how can you assess that this particular strategy will take you to band 8 or 7 or 9 or whatsoever your target is. मेरी पर्सनल जो अब तक का हमारा रिकॉर्ड है उसमें मैंने जितने भी लाइक हमारा 7, 8, 6.5, 7, 8 ये टारगेट और 6.5 भी उन स्टूडेंट्स का जो थोड़ा सा लाइक एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जिनमें लैंग्वेज इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं रहा. तो मेरी अपनी जो एक पर्सनल अप्रोच होती है या जो मैंने टेक्निक्स यूज़ की हैं, आई वोंट से आई गारंटी बट या ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग इसको स्मार्टली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे और टेक्निक्स को फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह फॉर श्योर आप लोग अपने टारगेट बैंड को अचीव लाजमी करेंगे. बैंड स्कोर की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले या तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता ही है कि 0 to 9 आर द आइल्स स्कोर बैंड्स, इसकी रेंज होती है. 0.5 भी आपको अलॉट हो जाता है, ठीक है. और अगर आप ओवरऑल बैंड की बात करें तो वो चारों बैंड्स में, चारों मॉड्यूल्स में जो आपके बैंड्स होते हैं ना, उनका एक एवरेज निकाल के आपका ओवरऑल बैंड बनता है. अगर आप बात करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 0.5 नहीं आया, आपका 6.1 है या आपका 6.85 है, तो आइल्स की जो भी एकेडमिक्स है, ये जो भी आपके एकेडमिशियंस हैं, जो भी आपके वैल्यूएटर्स हैं, वो नियर बाय जो भी आपका बन रहा होता है ना, वो आपको अलॉट कर देते हैं. जैसे कि अगर आपका 6.1 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो नियरेस्ट है इसके वो 6 है या 6.5 है, ऑब्वियसली 6 है, तो वो आपके बैंड को 6 कर देंगे. अगर आपका बैंड बन रहा है 6.85, तो जो नियरेस्ट वन है यहाँ पर वो 7 है, तो वो आपका 7 कर देंगे. ठीक है, तो ये चीज है कि वो आपका 0.5 में भी देते हैं, बट आपका वो 0.25 या 0.85 में नहीं देते. वो जो नियरेस्ट वन है उसके साथ वो राउंड अबाउट हो जाता है, चाहे वो कम वाला है या वो ज्यादा वाला है. जो नियरेस्ट वन है उसके अकॉर्डिंग वो उसको देख लेते हैं. If you talk about the level of user level, your level, the skill level, so 9 is the expert user. As we all know that this particular person would be having a full operational command on the language and with accuracy, with fluency, appropriateness, and everything just flawless kind of English in all 4 modules. 8 is a very good user, fully operational command on language with only occasional unsystematic inaccuracies. And then 7 is a good user, having operational command and certain inaccuracies. And 6.1 is a competent language, particularly familiar situations के साथ जो है वो डील करने में प्रॉब्लम हो रही होती है. और इसके नीचे वालों को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा टारगेट ही नहीं है. मैंने आप लोगों को इससे ऊपर लेके जाना है, इससे नीचे नहीं लेके आना इंशाल्लाह. वैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो. नाउ लिसनिंग एंड रीडिंग बैंड. अब इसको जरा अंडरस्टैंड करो आप लोग. जब आप बात करते हो ना आइल्स लिसनिंग स्कोर्स की या लिसनिंग एंड रीडिंग, चले इकट्ठे देखते हैं इनको. 40 क्वेश्चंस है, you all know, you do not lose point for inaccurate answers. Now, there is only one listening test for both the general and academic candidates, right? So, if you talk about the listening score, module 37 से 38 अगर आप करेक्ट आंसर्स करते हो तो आप 8.5 तक चले जाते हो. 35 से 36 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो 40 में से तो 8 बैंड है. 30 से 31 पे 7 बैंड एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. इसी तरह से अगर आप रीडिंग स्कोर्स की बात करते हो तो 39 से 40 आपके एकेडमिक की मैं बात कर रही हूँ 9, एंड देन 34 से 33 7.5, 26 से 23 6. इसको सारा इसको बल्कि जहन में रख के, माइंड में रख के आपको
जो है ना तैयारी भी करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप जो है वो रियल टाइम असेसमेंट पे कहाँ स्टैंड कर रहे हो। देन अगर आप बात करते हो इसकी जनरल वाले की, तो उसमें आपके 40, अब उसमें तो एक लिमिट था ना, 2-2 क्वेश्चंस में कम हो रहा था, यहाँ पे 1 ईच है। 40 करेक्ट करोगे तो 9 बैंड्स, 39 पे 8.5, देन इसी तरह से 37 एंड 38 पे 8 बैंड, 36 पे 7.5, और इसी तरह से आप डाउनवर्ड्स मूव करते हो। ओके जी, अब राइटिंग पे आ जाओ। राइटिंग में टास्क की जो अचीवमेंट्स है, टास्क 1 में स्पेशली जिसमें हम बात करते हैं अपने वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, या उसको आपने पाई चार्ट वगैरह को एक्सप्लेन करना है, और या फिर जनरल में आपने लेटर लिखना है, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कितनी है आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स कितने रेलेवेंट है, ठीक है जी। टास्क 2 में आप देखते हो कि आप टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहे हो, आपके एक्यूरेसी और रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। आप ना मेरी बात एक हमेशा याद रखो, सिंस मैं CSS के स्टूडेंट्स को भी डील करती हूँ ऐसे कॉम्पोजिशन में, ऐसी राइटिंग में ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी और आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक आइडिया को कनेक्ट करके कितना ज्यादा कोहेरेंट हो, कोहेरेंस को कैसे मेंटेन कर रहे हो, वो आइडिया जो एक के बाद दूसरा आ रहा है उसका लिंकेज कितना ज्यादा है ऊपर वाली लाइन से। ऐसा तो नहीं है कि वो आउट ऑफ नोवेयर आपने कोई बात डाल दी, अंदर कोई कनेक्शन ही डेवलप नहीं हो रहा। तो ये जो आर्टिकुलेशन है, या जो पिछले आर्ग्यूमेंट से कनेक्शन है, या जो एक पूरा सिमेट्री है ना, वो राइटिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी पैराफ्रेजिंग, आपके एरर्स, आपकी स्पेलिंग्स, ग्रामर, ये सब चीजें आपके लेक्सिकल रिसोर्स में आते हैं। फिर आपकी ग्रामर रेंज जो है उसमें आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, आपके ग्रामर टेंसेस आ जाते हैं, पंक्चुएशंस आ जाती है, तो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दैट। देन स्पीकिंग में अगेन फ्लुएंसी, हाउ मच फ्लुएंट यू आर। स्पीकिंग में मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। पता है आपने जब कोई खाम खाम में ना जो एक एग्जेजरेशन होती है, वैसे वो मना की जाती है कि जब आपने CSS का खासतौर पर इंटरव्यू देना होता है ना, तो उसमें कहा जाता है कि आप एग्जेजरेट ना करें लैंग्वेज को, बहुत वो कहते हैं ना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके मत बोलें और ये सब, क्योंकि वहां पे कंटेंट चेक होना है आपका। लेकिन आइल्स में जरा स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना एग्जेजरेट करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ेगा, जानबूझ के लफ्जों को थोड़ा सा ना एक खींचना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे if like someone may be asking me that what kind of jewelry do you like wearing, so I would be speaking in a way like I personally prefer wearing very heavily embellished earrings when I try to go for certain wedding ceremony. But when it comes to the formal gathering, I like wearing studs or cufflinks type of earrings. मतलब इस तरह की कोई थोड़ी सी आपको ना एक ड्रैग करके वर्ड्स को, फौरी भागना नहीं है, जंप नहीं करना, लफ्जों की जो फ्लुएंसी है वो थोड़ा सा नजर आनी चाहिए कि आपने एक अंग्रेजों वाली स्टाइल में बोल रहे हैं। ये बातें शायद आपको सुन के फिलहाल आप लोग यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ये मैडम मुझे क्या बता रही है, किस तरफ लेके जा रही है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मार्क्स आपको स्पीकिंग में ऐसे ही मिलते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नेटिव्स की तरह से बोलते हैं ना, तो वो बात उस तरह से आपको स्कोर नहीं देगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां जाके काम ही सारा खराब कर दें आप लोग, जो है ना वो अंग्रेज बनने के चक्कर में बिल्कुल ही अपना लहजा छोड़ दें। तो खैर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ साथ आप लोगों को समझ आती जाएगी। ग्रामर और एक्यूरेसी तो हर जगह चाहिए ना, गलत आपने नहीं कुछ करना। आपने जो प्रोनाउंसिएशन है, अगेन मैंने बताया आपको कि आपने किस तरह से उसको करना है, इनोटेशन जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है जी। So there was a bit about today's session. हमारी regular classes जो हैं that they are 2 hours each, but since ये आपका एक orientation, एक direct join करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना तो क्यों नहीं करना, आप लोगों के लिए that was all from my side for today's session. If there are any questions, I am here. Over to you all now with question marks. काइंडली जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं 1 by 1 अलाउ करूं। नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम हम अलाउ करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन को, उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। और ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आप जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्कॉलरशिप 5 के नेम से, या अब्दुल वहाब
TBO के नेम से सर्च करके आप उस पर देख सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपने सेशन ज्वाइन करना हो। मैम मैं कुछ लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, तो आप फिर नेक्स्ट उनको कर लीजिए। जी श्योर सर। अविसा रफाकत। Afisa, can you speak? Yes, sir. If जी you you are have audible. questions, you can ask from. सर क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा लाइक, या हम लोगों के पास खुद हमने लिख के पेपर सबमिट कराना है? पेपर किस टाइप का होगा? अच्छा, ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। मैं अगर आप लोग किसी सेशन में कहेंगे तो मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट रजिस्टर करके भी आप लोगों को बता दूंगी। साइट पे जाके आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, आपको साइट पे जाके उसे क्लिक करना होता है, आपके पास प्रोबेबल ऑप्शंस आ जाती हैं। जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, या इवन चले गुजरांवाला भी, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं ज़्यादा, लाइक 1 महीने में 3 से 4 डेट्स मिल जाते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि आपको पसंद के डेट्स नहीं भी मिलते पेपर बेस्ड में। ऑप्शन आपके पास दोनों होती हैं। आइट्स जो ब्रिटिश काउंसिल है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड भी देता है, पेपर बेस्ड भी देता है। लेकिन अगेन डिपेंड्स अपॉन कि कभी कभी यूं भी होता है कि आपको डेट मिल रही है आपके पसंद की, लेकिन वो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मिल रहा है, या आपको पेपर बेस्ड की जो डेट मिल रही है वो बहुत आगे की मिल रही है। तो इट्स ऑन यू कि आप किसको सिलेक्ट करते हो। सेकेंडली, अगर आप वेल वर्स्ड नहीं हो कंप्यूटर के साथ, आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है, या आपको उतनी फेमिलियर नहीं हो आप ऑन विद लैपटॉप एंड विद ऑल, बैठ के टिक के 3-4 घंटे सिस्टम के आगे टेस्ट देना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप फिजिकली जाके उसको दे दें। लेकिन ऑप्शंस आपके पास दोनों होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर दें। तलहा, आई एम अलाउइंग यू, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Talha, can you hear me? Okay, I will allow Asadullah. Thank you, ma'am, for the given us our precious time. And ma'am, I have a question: that how much hard work is required for the initial to achieve the good man? And also, I will ask you a question about the initial student who are normal in the communication skills, like the speaking skills, reading skills. That what's the minimum band that they can achieve? Okay, Asad, first of all, I would like to say that listening you as you are speaking, I can say that you are someone जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, especially on speaking. मैं कुछ मौजूद, there are certain techniques and certain practice techniques basically. If you'll work hard, someone who is on the basic level or initial level, but having good command on vocabulary and you can say a good command on grammar, तो उस पे इतना काम अगर आप करें कि लाइक उसको थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी समझा दें, तो वो 7.5 भी क्रॉस कर सकता है, 8 तक भी जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा कोई ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में है, उसको तो मैं 7 पे रखती ही नहीं हूँ। ठीक है, उसका तो एक टारगेट बड़ा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी थोड़ी सी लैंग्वेज स्किल्स पॉलिश नहीं है, तो उसको भी अगेन टारगेट 7 का ही रखे वो, बट फिर भी समहाउ किसी एक आध मॉड्यूल में 6.5 भी आ जाता है, तो उसमें एज इन प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट जो मेन है यहाँ पे वो ये है कि आपको आप अपने साथ कितने डिवोटेड हैं, हाउ यू टेक इट, हाउ मच सीरियस आर यू विद योर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और एक और चीज़ जो आपने एनपी की, हार्ड वर्क, आई वुड रादर से इट स्मार्ट वर्क, because there are always certain techniques you are supposed to follow when cracking this IELTS exam. More than hard work, it's a game of smart work and how you tackle it.
Another question is, I have a very weak response to giving response to the other person. So what's the basic strategies that I can follow it? Sorry, I didn't get you. Giving response to whom? On what? यस मैम, मेरा सवाल ये था कि मैं जो है ना किसी को रिस्पॉन्स देना, मतलब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको अच्छे अल्फाज में आंसर देना बहुत जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके मैं इसको मतलब इम्प्रूव कर सकता हूँ? Definitely, there is strategy. First of all, you are when you talk about your productive skills, if जिसमें आपके पास writing and spoken आ जाता है, आप लोग ना एक बात ज़हन में रखें कि आपको इसके लिए कंटेंट चाहिए। स्पोकन का कंटेंट आएगा लिस्निंग इंप्रूव करने से, राइटिंग का कंटेंट आएगा रीडिंग इंप्रूव करने से, ठीक है। तो when you try to become a good listener, when you try to listen to a quality content, when you try to listen to certain natives in different accents, तो वो एक स्टाइल है ना, वो आपको वहां से मिलता है, वो vocabulary आपको वहां से मिलती है। Then you start to use those particular words, those particular styles and the vocabulary accents in you while answering your question or while answering someone else जो आपसे कोई सवाल करता है, तो वो कंटेंट आपके पास वहां से आता है। सेकेंडली, if you are habitual of answering someone, if you are habitual of responding someone, तो फिर वो एक चीज आप अंदर डेवलप करते जाते हैं। बट अगर आप लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा तो आई वॉन्ट डू दैट, तो वो चीज वहीं दब जाती है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि स्पीक, लिसन एंड स्पीक, हेजिटेंट नहीं हो। कोई भी यहाँ पर नेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई भी अंग्रेज नहीं है, सब सीखते हैं और फिर ही समझते हैं और सभी बोलते हैं। सबसे पहले अपने अंदर से ये खौफ निकालना है कि बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज यू कैन, work on your listening skills, work on your reading skills, and then you'll be able to develop content for your own spoken. Ma'am, now I will allow Muhammad Shahzad if we have any question, and then this is our last candidate. So after that, we will wind up this session. Okay? Sure, please. Muhammad Shahzad, you are unmuted now. वालेकुम सलाम। मैम, अगर हम कंप्यूटर बेस सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो सा स्पीकिंग टेस्ट है वो कैसे होगा? फेस टू फेस भी कंप्यूटर पे एज ए कैमरा ऑन करके या फिर? अच्छा, आपका कोई और क्वेश्चन है या यही बस इसी को आंसर करना? नहीं, यही है बस। ठीक है। अच्छा शहजाद, ऐसा है कि जब आप कंप्यूटर बेस को सेलेक्ट करते हो ना, तो वो प्रॉपर आपका एक अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको बुला के वहाँ पर वो आपको हेडफोन्स प्रोवाइड करके वीडियो कॉल जनरेट करवाते हैं वहाँ पर। वो कोई भी होटल हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, वहाँ पे दे वुड बी अरेंजिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर विद यू एंड यू वुड बी हैविंग योर हेडफोन्स एंड योर वीडियोस ऑन। वो बिल्कुल लाइव वाला ही फील आपको डेवलप वहाँ पे करवा देते हैं। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा सेशन रहा है हमारा ये। और हमारी जो आइट्स की क्लासेस होंगी मैम के साथ वो 15 सितंबर से स्टार्ट हैं। 7 वीक्स की क्लासेस हैं। ओवरऑल 20 क्लासेस होंगी जो कि 40 आवर्स की होंगी। और इंशाल्लाह जैसे हमारे ऑलरेडी 3 सेशन जा रहे हैं, ये 4th सेशन होगा आइट्स का, और ये कंटिन्यूसली आफ्टर एवरी 10 डेज़ 15 डेज़ नेक्स्ट सेशन आते रहेंगे। मैम के साथ भी होना, जो हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं सर उस्मान, उनके साथ भी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है, और लेटर ऑन आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम इसे वाइंड अप करते हैं सेशन का। अपना ख्याल रखिए सब। अल्लाह हाफिज़। Thank you so very much, sir. And dear audience, don't forget to give us your feedback on our different platforms at Scholarship Hive. Take good care of yourselves. Allah Hafiz.